नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में आज क्या खास है और किन खबरों पर दिन भर बनी रहेगी नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का आज तीसरा दिन। आज कोबे और ओसाका जाएंगे मुख्यमंत्री। एमपी में निवेश को लेकर इंटरैक्टिव सेशन में होंगे शामिल। दमोह में फिर सामने आया धर्मांतरण का मामला। क्रिश्चियन कॉलोनी में पुलिस ने मारा छापा। घर के अंदर मिले 12 नाबालिग। ईसाई धर्म में शामिल कराने की आशंका। सिंगरौली के आंगनबाड़ी बर्तन घोटाले में एक्शन। रीवा संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित। 810 रुपए में 1 चम्मच और 1200 में खरीदा गया था 1 जग। नीमच में प्रिंसिपल ने छात्र को बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद बेहोश हुआ 9वीं का छात्र। पिता की शिकायत पर केस दर्ज। महाकुंभ हादसे की होगी न्यायिक जांच। जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित। आज मौके का निरीक्षण करेंगे डीजीपी और मुख्य सचिव। शुरुआत करते हैं विदिशा से खबर के साथ। यहां पर कोतवाली थाना क्षेत्र के तोपुरा हनुमान मंदिर इलाके में मौजूद एक घर में भीषण आग लग गई। खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि घर में बांस का स्टॉक और इससे बनी सामग्री रखी हुई थी, जिसमें अचानक आग भड़क उठी। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। विदिशा से ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। टोपुरा में ये बांस की डलियां वगैरह रखी हुई थी एक घर में, उसमें किसी कारणवश आग लगी थी। तो आग सूचना पर तत्काल पुलिस बल पहुंच गया और फिर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आ गई हैं। आग पर काबू कर लिया गया है। अब आग लगने के कारणों का पता लगाते ही जांच करेंगे इसकी। और दमोह में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रशासन ने एक घर पर छापेमार कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने क्रिश्चियन कॉलोनी में दबिश दी और मकान के अंदर यहां पर 12 नाबालिग बच्चे मिले हैं। बच्चों को घर में रखने को लेकर कोई भी दस्तावेज यहां से नहीं मिले हैं। HRC के पत्र के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की। धर्मांतरण कर ईसाई धर्म में शामिल कराने की आशंका जताई जा रही है। प्रवीण शुक्ला नाम के युवक का यह घर बताया जा रहा है, जहां पर 12 नाबालिग बच्चे मिले हैं। कार्रवाई में पुलिस और महिला बाल विकास की टीम मौजूद रही है। कोतवाली थाना इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर धर्मांतरण की आशंका बताई जा रही है। HRC के पत्र के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्म हमारे साथ जुड़ गए। धर्म, पूरा मामला क्या है? 12 नाबालिग बच्चे यहां से मिले हैं और किसके नाम पर, जिनके नाम पर यह घर था, यह भी बताइए कि उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जा रही है। माफ कीजिएगा, जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बताएं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है वो दमोह शहर की क्रिश्चियन कॉलोनी का पूरा मामला है, जहां पर जो है ह्यूमन राइट्स के पत्र के बाद में जो यहाँ पर देर रात पुलिस के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है। तो क्रिश्चियन कॉलोनी में प्रवीण शुक्ला नाम के व्यक्ति के यहाँ पर जो 12 बच्चे नाबालिग जो मिले हुए हैं। उसके बाद में हालांकि मौके पर महिला बाल विकास की टीम और पुलिस विभाग के आला अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। उनके द्वारा उन बच्चों को रहने से संबंधित जो है दस्तावेज मांगे गए, लेकिन मौके पर ऐसे किसी भी प्रकार के दस्तावेज पुलिस को नहीं उपलब्ध करा पाया सामने वाला। जो पुलिस उसके बाद में हालांकि पूरी कार्रवाई कर रही है और बताया जा रहा है कि यह बच्चे जो धर्मांतरण से संबंधित वहां पर रखे हुए थे, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जो है अभी जांच कर रही है और इसमें कयास लगाए जा रहे हैं, कोई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जितेंद्र, ये जो बच्चे यहाँ से बरामद हुए हैं, क्या इनसे कुछ पूछताछ की गई है? इन्होंने कुछ बताया है?
कि देखिए पुलिस करीब जो है सुबह 4 बजे तक इस पूरे मामले को लेकर जांच करती रही है और एक और बात सामने आई है कि यह वही प्रवीण शुक्ला है जो यहाँ हटा के पास में जो है रजपुरा के पास बड़ी सातपुर गांव में जाकर वहां पर प्रेयर कराता था और कथित जो है उसमें चर्च में जाकर वहां पर जुड़ाव करता था। तो हालांकि पुलिस हर तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और अभी फिलहाल पुलिस का कहना सिर्फ यही है कि जो है मानवाधिकार के पत्र के बाद में यह कार्रवाई की गई है और जल्द जो है मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, नाबालिग बच्चे इस तरीके से रखे गए थे, जबरन रखे गए थे या फिर इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे अनुमति ली गई थी, ये सब जांच का विषय है। पूरा मामला साफ हो पाएगा जब पुलिस अधिकारी इस मामले में कोई बयान जारी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार अपडेट देते रहिए। और अब भोपाल से सौरभ शर्मा केस में एक बड़ा अपडेट है। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। रिमांड में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा भी हुआ है। पुलिस को 93 करोड़ से ज्यादा के दस्तावेज भी मिले हैं। 18 रिश्तेदार और करीबियों के नाम भी इसमें शामिल हुए हैं। लोकायुक्त करीबियों से भी अब पूछताछ कर सकती है। कमाई के मुख्य किरदारों के संबंध में अभी तक हालांकि सौरभ ने कुछ भी नहीं बताया है। लोकायुक्त पुलिस ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की है। तीनों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ होगी। सौरभ शर्मा ने पूछताछ में बताया कि चेतन और शरद को हर कारोबार की जानकारी रहती है। चेतन ने जानकारी होने से इनकार किया हालांकि। तो देखिए दोनों के ही बयान जो है उसमें विरोधाभास है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गए। साक्षी, क्या खुलासे हुए पूछताछ में? जी बिल्कुल, देखिए योगिता, तीनों से अलग अलग बिठाकर सवाल किए गए। सौरभ ने इस मामले में लेकर एक बड़ी बात कही। उसने एक ही बात बार बार कही। उसने कहा कि जो 52 किलो सोना मिला है ये उसका नहीं है और साथ ही साथ जब उससे और भी पूछताछ की गई तो उसमें करीबन 18 लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं। अब इन 18 लोगों से भी लोकायुक्त की जो टीम है वो पूछताछ करेगी और उनसे जानकारी लेगी कि आखिर ये जो प्रॉपर्टी है इसमें उनका क्या लेना देना है। जब सौरभ से बात की गई तो सौरभ ने कहा कि हर एक चीज की जानकारी चेतन और शरद दोनों व्यक्तियों को थी, लेकिन जब चेतन और शरद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। उनका यही कहना है कि वो सिर्फ सौरभ के कर्मचारी हैं, वो उसके साथ काम करते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी कि उनके नाम पर सौरभ ने कहां कहां प्रॉपर्टियां ले रखी हैं। उन्होंने यही कहा कि हम सिर्फ अविरल कंपनी में उनके साथ काम करते हैं, लेकिन हमें पूरी तरीके की जानकारी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी है वो सौरभ जानता है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब लोकायुक्त की टीम जो है इन्होंने तीनों को अलग अलग बिठाकर सवाल जवाब किए हैं और अब अगला कदम लोकायुक्त टीम का यही होने वाला है कि तीनों को आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी। मंगलवार रात को इन्हें सूत्रों से जानकारी के अनुसार इन्हें थाने में रखा गया और अब इन्हें अलग अलग बिठाकर इनके साथ पूछताछ की गई। और अब जो भी बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन 18 लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उनसे लोकायुक्त की टीम पूछताछ करेगी और बड़े खुलासे अभी तब सामने होंगे जब सौरभ, चेतन और शरद जायसवाल तीनों को आमने सामने बिठाकर बातचीत की जाएगी। क्योंकि अलग अलग हो रही बातचीत में सौरभ का कहना है कि ये सोना चांदी उसकी नहीं है और जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है जिनमें चेतन और शरद का नाम है उनकी जानकारी चेतन और शरद को थी, लेकिन चेतन और शरद का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, वो महज एक बिजनेस पार्टनर है। तो देखिए अब जब इन तीनों को आमने सामने बिठाकर बातचीत की जाएगी तो क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। बिल्कुल साक्षी, और जो 18 लोगों के नाम लिए हैं सौरभ ने, इनसे भी अब कई खुलासे होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सिंगरौली में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। आंगनबाड़ी में बर्तन घोटाले मामले में एक बड़ा अपडेट है। रीवा संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। राज्य शासन ने कमेटी गठित की है। 1500 आंगनबाड़ियों के लिए बर्तन खरीदे गए थे। 810 रुपए में एक चम्मच और 1274 रुपए में एक जग खरीदा गया था। यह घोटाला किया गया था, बर्तन घोटाला। और अब इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। 1500 आंगनबाड़ियों के लिए कुछ इस तरीके से बर्तन खरीदे गए थे। कीमत इनकी बढ़ाकर 810 रुपए में एक चम्मच खरीदा गया, तो वहीं 1274 रुपए में एक जग खरीदा गया था। अब ये जांच कमेटी बन गई है, तो इसके बाद इस मामले में बारीकी से जांच होगी।
और अब खबर नीमच से है। यहां पर 9वीं के छात्र को पीटने का मामला सामने आया। जिले के मनासा नीमच मार्ग स्थित रेवली देवली गांव के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल राधेश्याम धाकड़ ने 9वीं के एक छात्र की पिटाई कर दी। प्रिंसिपल ने छात्र पर स्कूल का कांच फोड़ने का आरोप लगाया और इसके बाद बच्चों को बेरहमी से पीटा गया। बेरहम प्रिंसिपल ने छात्र को इतना ज्यादा पीटा कि वो बेहोश हो गया। दूसरे शिक्षकों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी और जिसके बाद परिजनों ने छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया और इसके साथ ही परिजनों ने नीमच सिटी थाने में प्रिंसिपल राधेश्याम धाकड़ के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया है। प्रिंसिपल सर ने मारपीट की। क्यों मारपीट की, क्या मामला था? मामला दूसरे लड़कों ने कांच फोड़ा और नाम मेरा ले लिया। कौन सा सर ने मारपीट करी, क्या नाम? राधेश्याम धाकड़ सर प्रिंसिपल। कहाँ के विद्यालय है, कौन से स्कूल के? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवली देवी। मेरा बच्चा रेवली देवली में सरकारी स्कूल कक्षा 9 में पढ़ता है, हिमांशु नागदा। तो मेरे मार साहब का फोन आया कि तुम यहाँ पे आओ स्कूल पे। मैं 11 बजे स्कूल में गया तो वो बोले कि तुम्हारे 1-2 दिन पहले बच्चे ने कुछ खिड़की विड़की के कांच वाच तोड़ दिए। तो मैंने बच्चे को डांटा। जो प्रिंसिपल है राधेश्याम धाकड़, उन्होंने बहुत पीटा। वैसे तो आपने बाइक और 4 व्हीलर से स्टंट करते युवकों को बहुत देखा होगा और सुना भी होगा, पर कटनी के माधवनगर थाने क्षेत्र के ग्राम हपई में 2 युवक सुधीर प्रजापति और श्याम प्रजापति गांव के खुले मैदान में ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट कर रहे थे। मैदान में मौजूद कुछ लोगों ने दूर से स्टंट कर रहे इन युवकों का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। पुलिस ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर सुधीर प्रजापति और श्याम की खोजबीन शुरू कर दी और दोनों को ही थाने अब ले जाया गया है। साथ ही दोनों के परिजनों को माधवनगर थाने बुलाकर उन्हें समझाइश भी दी गई। 2 ट्रैक्टर स्टंटबाजी कर रहे हैं। मौके पर हम तत्काल संबंधित को वेरीफाई किया। जो ट्रैक्टर 2 चालक थे, जो सुधीर प्रजापति और श्याम प्रजापति, दोनों की पोजीशन से हमने ट्रैक्टर को जब्त किया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमने एक चालानी कार्रवाई की है और साथ ही उनके माता पिता को भी बुला करके समझाइश दी गई है ताकि दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और अब आगे बढ़ते हैं। मंगलवार देर रात महाकुंभ में हुई भगदड़ में छतरपुर की एक महिला की मौत हो गई। 45 साल की मृतका हुकुमबाई लोधी अपने परिजनों के साथ कुंभ में स्नान करने गई थी, लेकिन कुंभ में हुई भगदड़ के दौरान इस महिला की मौत हो गई। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को महिला का शव सौंप दिया है। महिला के साथ 20 लोग कुंभ गए थे, जिसमें महिला के 2 बच्चे और देवरानी भी थी। इस हादसे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सपोज कर दुख जताया है। सीएम ने मृतका के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर दी है। जिला प्रशासन शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद देगा। बता दें कि प्रयागराज में संगम स्थल पर भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लोग घायल हैं। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के 3 श्रद्धालु कुंभ में लापता हैं। जानकारी के अनुसार डबरा की टेकनपुर के श्रद्धालु कामता सिंह बघेल, भीतरवार से गए दंपत्ति हरि साहू और उनकी पत्नी शकुंतला साहू लापता हैं। उनकी मंगलवार शाम को परिजनों से आखिरी बार बात हुई थी और वहीं परिजनों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई। तो वहीं महाकुंभ में भगदड़ के बाद सपा ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। यह हेल्पलाइन नंबर एमपी के श्रद्धालुओं की मदद के लिए जारी किया गया है। एमपी के सपा अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने बयान जारी कर कहा कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद है। हादसे में हमने कुछ पुण्य आत्माओं को खो दिया है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी करती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार से व्यवस्था संभल नहीं रही है तो सरकार भारतीय सेना की मदद ले, जिससे स्थितियों को काबू में लाया जा सके। तो वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष ने एमपी सरकार से मांग की कि राज्य की बॉर्डर पर रोके गए श्रद्धालुओं के भोजन और रुकने की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पर जो मध्य प्रदेश से हमारे श्रद्धालु जाने वाले थे उनको रोक दिया गया है।
तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा कि आप उनके बॉर्डर पर जो लोग रुके हुए हैं उनके खाने पीने रहने की भी व्यवस्था भी करें। तो प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूँ कि व्यवस्था अगर आप लोगों से नहीं संभल रही है, श्रद्धालु अधिक संख्या में पहुंच चुके हैं, तो भारतीय सेना को व्यवस्था के लिए लगाया जाए। हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि अगर सेना लग जाएगी तो व्यवस्थाओं को संभाला जा सकता है। और अब बात करते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे की। आज उनके जापान दौरे का तीसरा दिन है। वो कोबे और ओसाका में औद्योगिक निवेश पर बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सेक्टर निवेश पर चर्चा होगी और हेल्थ केयर, ऊर्जा पर भी चर्चा होगी। साझेदारी पर भी, निवेश पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। डायग्नोस्टिक कंपनी साइसमैक्स के अधिकारियों से भी चर्चा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का आज तीसरा दिन है और आज भी वो निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। हेल्थ केयर और ऊर्जा पर भी इस दौरान चर्चा होगी। कोबे और ओसाका में आज वो दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, जैसा कि वो अपने जापान दौरे में पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। कई उद्योगपतियों से उन्होंने चर्चा की है, मुलाकात की है और एमपी की औद्योगिक नीति पर जानकारी देंगे। और शाम को ओसाका में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो भी होने वाला है। और इधर ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार को लेकर दायर जनहित याचिका पर ग्वालियर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने स्वर्ण रेखा नदी प्रोजेक्ट की डीपीआर को लेकर असमंजस और फंड जारी नहीं करने पर नगर निगम और शासन को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि जब इंदौर प्रशासन भीख देने पर एफआईआर जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है तो फिर इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे की तस्वीरें सामने आई। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप भी सुनिए। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, रोजगार के अवसरों के लिए, खासकर औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए जापान की यात्रा में हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से जापान सहित बाकी देशों में भी रुझान बढ़ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। ऐसे में सब राज्यों और राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि वो अपने यहाँ औद्योगिक निवेश को बढ़ाएं, जिससे हमारी जीडीपी में न केवल वृद्धि हो बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिले, आर्थिक तरक्की हो। जापान वो देश है जहाँ आर्थिक संपन्नता तो है ही, लेकिन यहाँ पर प्रौद्योगिकी के मामले में भी बहुत अच्छी उन्नत अवस्था है। रिसर्च को प्रोत्साहन देते हैं, जीवन अनुशासित जीते हैं और कई प्रकार की संभावनाओं से भरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है। हम आगे बढ़ करके जापान और भारत, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से जापान वासियों को भी शुभकामना और मध्य प्रदेश वासियों के लिए, खासकर यहाँ के बाद जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 तारीख को होगी तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिलेगा। आज एक और कष्ट को स्मरण करना चाहूँगा। बीते दिन अमावस्या के समय कुंभ में, संगम स्नान में हमारे लिए दुखद घटना हुई है। सुबह कई सारे लोग काल के गाल में समा गए। परमात्मा उनको, बाबा महाकाल अपने चरणों में स्थान दे। ये एक तरह से हम सबके लिए दुखद बात है। और मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि 3 लोग हमारे भी मध्य प्रदेश के उस यात्रा के दरमियान अपने मोक्ष की, खास करके दुखद घड़ी में मोक्ष को उन्हें प्राप्त किया है। घटना की जांच के तब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अब जो जहाँ है वहाँ से सुरक्षित रहे, आने जाने के मार्ग का निर्धारण कर सुरक्षित यात्रा पूरी करे। मैं सभी पुण्यात्माओं के लिए पुनः बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। जापान के दौरे पर वो हैं, तीसरा दिन है और इस दौरान उन्होंने महाकुंभ भगदड़ की घटना पर भी दुख जताया और साथ ही जो पीड़ित हैं उनके लिए मुआवजे की राशि भी जारी की है। मध्य प्रदेश के जो पीड़ित हैं, मृतक हैं, और साथ ही लोगों से अपील की है
कि जहां है वहां पर ही स्नान करें। स्थितियों को काबू में रखने की उन्होंने अपील की है।